तो शुरू करते हैं हमारी आज की साइंस क्लास। लेसन 5 हम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया था, वहां मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी एसिड और बेस की, कि शुरू में लोग क्या मानते थे, एसिड कौन है, बेस कौन है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एसिड और बेस हैं, इन एसिड और बेस की, ये जो एसिड और बेस है, इनको डिफाइन करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट आए थे। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको आरेनियस का कॉन्सेप्ट बताया था। आरेनियस ने क्या कहा था, याद कर लीजिए एक बार। आरेनियस ने कहा था कि एसिड जो होते हैं वो H+ डोनेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि बेस जो होते हैं वह एक्वस सॉल्यूशन में OH- डोनेट करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एसिड H+ दे रहा है, बेस OH- दे रहा है, लेकिन आरेनियस के अकॉर्डिंग कहां दे रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में। इसलिए लिमिटेशन हो गई थी कि ये केवल एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, किसी चीज की एसिडिक या बेसिक नेचर को क्लियर करता है, पहली चीज। दूसरी, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो ये आपको उसके एसिडिक या बेसिक बिहेवियर को क्लियर नहीं करता। कौन? आरेनियस। सेकेंड लिमिटेशन थी कि अमोनिया जैसे भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास OH- नहीं होता, फिर भी उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक होती है। तो इस बात को भी ये क्लियर नहीं करता कि अमोनिया जैसे सब्सटेंस जिनके पास OH- नहीं है वो बेसिक क्यों है। तीसरी बात, CO2, SO2, NO2, BF3, AlCl3, ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके पास H+ नहीं है, फिर भी इनकी नेचर कैसी है, एसिडिक है। इसको भी आरेनियस क्लियर नहीं करता। तो फिर इन बातों को क्लियर करने का आगे एफर्ट किया किसने? ब्रोंस्टेड लॉरी ने। ब्रोंस्टेड जो थे, इनका नाम था पूरा जोहान्स ब्रोंस्टेड। तो जोहान्स ब्रोंस्टेड और उनके साथ थॉमस एम लॉरी। तो जोहान्स ब्रोंस्टेड और थॉमस एम लॉरी ने मिलके एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम कहते हैं ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम बात कर रहे हैं आज ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू जोहान्स ब्रोंस्टेड एंड थॉमस लॉरी, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। देखिए वही आरेनियस वाली बात है। आरेनियस ने भी क्या कहा था, एसिड H+ या प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और ब्रोंस्टेड लॉरी भी कह रहा है कि एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, H+ डोनेट करते हैं। यानी वही HCl, वही HBr, वही HNO2, वही HNO3, वही H2SO4, वही H3PO4, सब में H+ है। तो सभी इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग भी एसिड है, क्योंकि H+ डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। लेकिन बेस के लिए ये क्या बोलते हैं, बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। मींस एसिड H+ देता है और बेस H+ को लेता है। आरेनियस ने कहा था एसिड H+ देता है लेकिन बेस OH- देता है। तो अब OH- वाली बात को छोड़ दिया गया है बेस के लिए, और ये क्या कह रहा है कि एसिड प्रोटॉन डोनर है, वो H+ को डोनेट करेंगे, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, यानी वो कहीं से भी H+ को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो बेटा अकॉर्डिंग टू जोहान्स ब्रोंस्टेड एंड थॉमस लॉरी, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर व्हाइल द बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर आपके बेस है, प्रोटॉन डोनर आपके एसिड है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए एसिड है, सपोज ये है आपके पास, कौन, HCl है, ठीक है। तो जब HCl को आप डिसोल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, चाहे वो एक्वस हो या नॉन एक्वस हो, देखिए
आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में आया था इन एक्वस सॉल्यूशन। यहां मैंने कोई एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोला है, यानी ये एसिडिक या बेसिक बिहेवियर को किसी भी तरह के सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करता है। तो आर्हेनियस की जो पहली लिमिटेशन थी ना कि वो केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिडिक या बेसिक बिहेवियर को क्लियर करता है, अदर में नहीं, तो यहां पर क्लियर है कि सभी में क्लियर करेगा, चाहे कुछ भी हो, हर तरह के सॉल्यूशन में ये क्या करेगा, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को समझाएगा। तो पहली लिमिटेशन जो थी, पहली ड्रॉबैक जो थी आर्हेनियस की, इसको उसने क्रॉस ओवर किया आराम से। अब आगे देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि एसिड H+ डोनेट करते हैं, तो ये कहता है जब भी किसी एसिड से H+ निकलता है ना, ये लीजिए H+ निकाल दिया। आपको मैंने पहले भी कहा बेटा, किसी भी कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, सेकंड पार्ट नेगेटिव। तो फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव H+ निकल गया, तो सेकंड पार्ट पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ब्रोंस्टेड और लेरी ये कहते हैं कि जब कोई एसिड H+ डोनेट करता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है। कैसे, समझिए बात को। HCl एसिड है, इसलिए इसने H+ डोनेट किया, तो H+ डोनेट करने वाला, H+ को डोनेट करने वाला कौन है, एसिड है। लेकिन Cl- क्या कर रहा है, इस H+ को फिर से गेन कर रहा है, और Cl- इस H+ को गेन करके वापस से क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। इसका मतलब यही तो हो गया कि HCl ने H+ डोनेट करके Cl- बनाया, Cl- से फिर से H+ को गेन करके क्या बनाया, HCl बना लिया। तो ब्रोंस्टेड लोरी आपको क्या कह रहे हैं, एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं, तो HCl एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, तो ये एसिड है। और Cl- ने वापस HCl बनाने के लिए क्या किया है, H+ को गेन किया है ना, इसलिए Cl- क्या है, बेस है, क्योंकि इसने क्या किया है, H+ को गेन करके फिर से एसिड बनाया है। तो इस बात को समझिए कि जब कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है, यानी एसिड में से H+ निकलने से जो बेस बनता है उसी को कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। यानी HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन है, Cl-। अगर आप HBr लेते, उसमें से H+ हटा देते, तो HBr लेते और उसमें से H+ हटा देते, तो बेटा क्या बनता, Br-। तो HBr ने H+ दिया, वो एसिड हो जाता। Br- ने H+ गेन कर लिया, वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो जाता, उसके H+ निकलने से बना है ना Br-। ऐसे HNO3 था, उसमें से H+ रिमूव कर रहे हैं, तो वो एसिड है क्योंकि उसने H+ डोनेट किया, H+ निकलने से जो NO3- बनेगा ना, वो क्या है, उसका कॉन्जुगेट बेस है। मीन्स किसी भी एसिड में से H+ निकालने से जो नेगेटिव आयन बनता है उसे उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कह देते हैं। तो HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन है, Cl-। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सर बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी अगर उन्हें कहीं से प्रोटॉन मिल जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो बात करें बेसिस के बारे में, अमोनिया एक बेस है। अमोनिया क्या है, एक बेस है बेटा। आप थोड़ा और डिटेल में दिखाते हैं आपको। अमोनिया एक बेस है, जब इसको वाटर में डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वाटर यहां पर H+ डोनेट करता है। वाटर क्या करता है, H+ डोनेट करता है, और अमोनिया उस H+ को क्या करता है, गेन करता है। अगर वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, HOH या H2O, मैं लिख सकता हूं H+ OH-, दो तरह के आयन इसके पास है। तो वाटर ने H+ डोनेट कर दिया तो खुद काय में बदल गया, OH- में बदल गया। दूसरी तरफ अमोनिया ने इस H+ को गेन कर लिया, तो अमोनिया के पास 3H तो थे, एक H और आ गया, तो क्या हो गया, NH4 हो गया। जो H आया वो अपने साथ क्या लाया, प्लस, तो आपको मिल गया ये NH4+, इसको कहते हैं अमोनियम आयन। तो आप देखें,
अमोनिया से अमोनियम आयन बनने में क्या हुआ है बेटा, अमोनिया से अमोनियम आयन बनने में इसमें H+ ऐड हुआ है। यानी अमोनिया ने NH4+ बनाने के लिए प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन को रिसीव किया है, प्रोटॉन को गेन किया है। तो जो प्रोटॉन को गेन करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस। इसलिए अमोनिया तो यहाँ क्या है, बेस है। दूसरा चेंज क्या हुआ है, वाटर ने OH- में बदलने के लिए अपने H+ को क्या किया है, डोनेट किया है। और ब्रोंस्टेड-लोरी कहते हैं कि जो H+ को डोनेट करे वो एसिड है। यानी वाटर यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वाटर ने क्या किया है, H+ को डोनेट करके OH- बनाया है। अब सर ने एक बात कही, देख भी रहे ना, अमोनिया इसमें बदला, ये इसमें बदला, ठीक है। अब सर एक बात अभी आपको कह रहे थे कि सर HCl में से H+ निकालेंगे तो जो नेगेटिव आयन बनेगा उसको उस HCl का कॉन्जुगेटेड बेस कह देंगे, क्योंकि वो वापस से H+ लेकर के HCl बना सकता है ना। तो ऐसे ये H2O है, इसमें से H+ निकालने से क्या बना, OH- बनाना। तो ये OH- इस वाटर का, इस एसिड का क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है ये इसका, ठीक है। इसी तरह से अगर एसिड से H+ निकालने पर उसका कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, तो बेस को H+ देने पर उसका कॉन्जुगेटेड क्या बनता है, एसिड बनता है। तो अमोनिया का ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएगा, ठीक है। यानी यहां पर एसिड बेस पेयर बन गए एक तरह से। इस बेस का अमोनिया के साथ जो पेयर हो गया ना, वो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहलाता है। इस वाटर का OH- के साथ जो पेयर हो गया वो भी कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहलाता है। इसलिए इस ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट को हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मैं फिर से आपके लिए रिपीट करता हूं, फिर से देखिए। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का हमारा आज का टॉपिक ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। मैंने बताया अकॉर्डिंग टू जोहान्स ब्रोंस्टेड एंड थॉमस लोरी, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। एसिड्स प्रोटॉन या H+ को डोनेट करते हैं, while bases are proton acceptor, means bases उन H+ या प्रोटॉन को क्या कर लेते हैं बेटा, एक्सेप्ट कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। This concept is also known as conjugated acid base concept। इस कॉन्सेप्ट को, कौन से कॉन्सेप्ट को, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट को conjugated acid base concept भी कहते हैं। When an acid donates proton, जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, its conjugated base is formed। बोल रहा हूं मैं कि जब भी कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनता है। यानी एसिड में से H+ निकालने से एक बेस मिलेगा, जो नेगेटिव आयन बनेगा वो बेस होगा, लेकिन उसको कौन सा बेस बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। वो इसके पेयर में है। जैसे देखिए ये H2 है, वाटर है, इसमें से H+ निकाला है ना, तभी तो क्या मिला है आपको, OH- मिला है। तो जब आपने H+ में, वाटर में से H+ निकाला है तो क्या मिला है, OH-। तो वाटर ने H+ डोनेट किया, इसलिए ये एसिड है, और इसमें से H+ हटाने से इसका जो OH- मिला वो इसका क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है। तो सेकंड लाइन में यही कह रही है आपको, when an acid donates proton, its conjugated base is formed। तो वाटर का कॉन्जुगेटेड बेस कौन हो गया, वाटर में से H+ निकाल दो, OH- हो गया। मींस किसी भी एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, उस एसिड में से H+ निकालने के बाद जो नेगेटिव आयन बनता है वही उसका कॉन्जुगेटेड बेस होता है। ओके, सेकंड चीज, बेस क्या करते हैं, वो प्रोटॉन को गेन करते हैं ना। तो कहता है आगे, when a base accepts proton, जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, कहीं से गेन कर लेता है, कहीं से रिसीव कर लेता है, इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड इज फॉर्म। तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है। यानी एसिड में से H+ निकालो तो बेस बन जाएगा, और बेस को H+ दे दो तो एसिड बन जाएगा। देखिए ये अमोनिया है,
इसने क्या किया, वाटर ने जो H+ दिया उसको रिसीव कर लिया। तो क्योंकि अमोनिया ने H+ को रिसीव किया है, एक्सेप्ट किया है, इसलिए ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग ये बेस है। और ब्रोंस्टेड-लोरी कह रहे हैं कि जब कोई बेस प्रोटॉन को रिसीव करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको इस बेस का क्या कह देते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर ये फिर से H+ डोनेट करे, एसिड क्यों कह रहा हूं, एसिड बन गया यानी अब H+ डोनेट कर सकता है, और ये फिर से H+ डोनेट करे तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। इसी तरह से OH- फिर से H+ को गेन कर ले जैसे बेस करते हैं, तो फिर से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इस तरह से जब भी कोई एसिड H+ डोनेट करता है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, और जब भी कोई बेस H+ को रिसीव करता है तो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। आगे एग्जांपल देखिए, HCl, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूं जो मैंने RNAS को समझाने के लिए लिया था। HCl को वाटर के साथ लिया आपने, कोई जरूरी नहीं है आप वाटर के साथ लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, नई बात बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ दोनों जगह दोनों इक्वेशंस में वाटर ही लिख के बैठा हूँ। क्यों बताऊंगा आपको। जब HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो HCl क्या करता है, H+ डोनेट करके Cl- में बदल जाता है। आपको मालूम है HCl से Cl- बनने में HCl ने H+ को डोनेट किया है, तो ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर होने के कारण ये एसिड है। आगे मैंने कहा है कि when an acid donates proton its conjugated base is formed, तो जब HCl H+ डोनेट करता है तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है, यानी Cl- इसका क्या कहलाएगा, C4 कॉन्जुगेट, और ये बेस कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ओके, सेम तरीके से इसने तो H+ को डोनेट किया है, लेकिन देखिए वाटर इसमें बदला है। किसमें, बताया था मैंने RNAS कॉन्सेप्ट के टाइम कि प्रोटॉन फ्री नहीं रहता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत वाटर के साथ ऐड होकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो बेटा H2O से H3O+ बना है, तो H2O ने H3O+ बनाने में प्रोटॉन को क्या किया बेटा, रिसीव किया है ना। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं, वो ब्रोंस्टेड-लोरी की क्या है, बेस। और जब ब्रोंस्टेड-लोरी बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बनता है, उसका कॉन्जुगेट एसिड। यानी H2O का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, H3O+। तो यहां समझ लें HCl और Cl के पेयर को कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कहेंगे, और H2O और H3O+ के पेयर को भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहेंगे, जो एक दूसरे की वजह से बने हैं। इसी तरह से देखिए, अगर आपने HCl की बजाय अमोनिया को वाटर में डाला, देखिए स्पेशल बात, जो वाटर यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, अब देखिए वो वाटर HOH से बना रहा है OH-, यानी उस वाटर ने अब क्या किया है, HOH से OH- बनाने में H+ को डोनेट किया है। यानी अब वही वाटर क्या है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब इस वाटर की बात करें, इसने H+ डोनेट किया, इसलिए ये क्या है यहाँ पर, एसिड। और इसमें से H+ निकलने पर, एसिड में से H+ डोनेट होने पर क्या बनता है, उसका कॉन्जुगेट बेस। तो OH- वाटर का क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। इसी तरह से देखिए अमोनिया क्या है, बेस। और बेस क्या करते हैं, अमोनिया क्या है, बेस है, और बेस क्या करते हैं, बेस इलेक्ट्रॉन को कहीं से, सॉरी प्रोटॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग। तो इसने क्या किया, प्रोटॉन को गेन किया अमोनिया, और प्रोटॉन को गेन करके देखो NH3 से एक H+ और आके जुड़ गया, क्या हो गया, NH4+। तो अमोनिया बेस है क्योंकि इसने प्रोटॉन को गेन किया है, और बेस के प्रोटॉन गेन करने से क्या बनता है, उसका कॉन्जुगेटेड एसिड। तो हमारे लिए तगड़ी चीज क्या आई, नई चीज क्या आई, नई चीज ये आई कि वाटर बड़ा स्पेशल है, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो जब वाटर क्या करता है, इसमें कोई एसिड मिलाते हैं तो ये बेस बन जाता है, और जब इसमें कोई बेस मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, एसिड। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्रोटॉन
डोनेट भी कर सकते हैं जैसे यहां किया है, ठीक है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं जैसे यहां किया है। इनको एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। एम्फीबिया वर्ड सुना है? एम्फीबिया वर्ड फ्रॉग के लिए यूज करते हैं। आपको मालूम है फ्रॉग 2 काम कर सकता है, वो वाटर में भी रह सकता है और वो लैंड पे भी रह सकता है। तो एम्फीबिया से एम्फोटेरिक हो गया कि प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस एम्फोटेरिक है। तो वाटर आपके लिए क्या है? एम्फोटेरिक है। एसिड के सामने ये प्रोटॉन गेन करके बेस बन जाता है, बेस के सामने ये प्रोटॉन डोनेट करके एसिड बन जाता है। अच्छा, अब ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन पे बात करें। आर्रेनियस ने केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही क्या किया था? आपको एसिडिक या बेसिक बिहेवियर को डिफाइन करके बताया था। लेकिन इसने क्या किया? ये किसी भी सॉल्यूशन में एसिडिक या बेसिक बिहेवियर को समझाता है। तो पहली लिमिटेशन आर्रेनियस वाली इसकी नहीं रही, क्लियर कर दी। दूसरी, आर्रेनियस अमोनिया जैसे उन सब्सटेंस की बेसिक नेचर को नहीं समझा पाया था जिनके पास OH- आयन नहीं होता। लेकिन इसने क्लियर कर दिया कि अमोनिया सहित वो सभी सब्सटेंस भले ही OH- नहीं देते, लेकिन वो प्रोटॉन को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए उनकी नेचर क्या है? बेसिक है। तो इन्होंने अमोनिया जैसे सब्सटेंस की बेसिक नेचर को क्लियर कर दिया, दूसरी लिमिटेशन भी क्रॉस कर गए। लेकिन थर्ड लिमिटेशन क्या थी? BF3 AlCl3 ये एसिडिक है। तो आर्रेनियस की तरह ब्रोंस्टेड लोरी भी क्या कर रहा है? एसिड तो प्रोटॉन डोनेट करेगा, लेकिन BF3 AlCl3 के फॉर्मूले में कहीं पर H+ है ही नहीं। ये डोनेट कहां से करेंगे? तो इनके पास डोनेट करने के लिए कोई H+ आयन नहीं है। समझ रहे हैं आप? इनके पास डोनेट करने के लिए कोई H+ आयन नहीं है। इसका मतलब ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट से BF3 AlCl3 CO2 SO2 NO2 की एसिडिक नेचर को नहीं समझाया जा सकता। तो आर्रेनियस की 3 में से 2 लिमिटेशन को इसने क्रॉस कर दिया। एक लिमिटेशन आपकी रह गई, कौन सी? कि इस कॉन्सेप्ट से हम क्या नहीं कर सकते? उन सब्सटेंस की एसिडिक नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर सकते जिनके पास H+ नहीं होता, जैसे BF3 और AlCl3 CO2 SO2 NO2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। आपको क्लियर है क्या ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट? अब आप अपने आप को स्पीकर पे लाके मेरे से बात कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बोलिए, क्लियर है क्या? बोलिए, कोई प्रॉब्लम ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में कहीं पर? क्लियर है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर है? हाँ, तो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए, अब ब्रोंस्टेड लोरी आर्रेनियस की 2 लिमिटेशन को क्रॉस कर गया। यानी इसने ये नहीं कहा कि भाई एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही समझ सकते हैं। कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कहीं पर भी अगर वो प्रोटॉन दे तो एसिड है, प्रोटॉन ले तो वो क्या है? बेस है। यहीं पे अपनी बात क्लियर कर दी। दूसरी, अमोनिया की बेसिक नेचर जो लिमिटेशन में थी आर्रेनियस के, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, इसने क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। तो अमोनिया की बेसिक नेचर को भी ये क्या कर गया? क्लियर कर गया। तो वो बात भी खत्म हो गई। अब तीसरी थी कि ऐसे सब्सटेंस जैसे BF3 AlCl3 SO2 CO2 NO2 जिनके पास क्या नहीं था? जिनके पास H+ नहीं था ना, उनकी एसिडिक नेचर को ये नहीं समझा पाया। तो अब कौन आएंगे? लुईस आएंगे, लेविस आएंगे। तो अब हम लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये क्लियर है सबको? क्लियर है ना? चलो आगे। दूसरी चीज ये बताओ, वीडियो में आवाज जितनी देर हम पढ़ रहे थे क्लियर आ रही थी उस वक्त सभी को? आज आवाज क्लियर आ रही थी क्या? आवाज की तो कोई समस्या नहीं थी ना? तो आप म्यूट पे रहेंगे, मैं माइक्रोफोन पे रहूंगा, तो आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी आपको। और इसी तरह से लास्ट में लेविस कॉन्सेप्ट के बाद आपसे वापस पूछूंगा कि लेविस कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है,
अब एक बार फिर मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं। आप लोग फिर से बोर्ड पे जो चीज है इसको ढंग से देख लीजिए बेटा। मैंने आपको पिछला जो वीडियो था YouTube पे भी डाला था और उसके साथ मैंने आपको जो बोर्ड है उसकी पिक भी डाली होगी, तो आप वहां से नोट्स बना सकते हैं इन कॉन्सेप्ट के। एसिड बेस क्या था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या था, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या था और अभी लेविस कॉन्सेप्ट क्या था। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा क्लास के, वो आप क्या करना अपने नोट्स के कॉपी में कॉपी कर लेना सभी लोग, ठीक है। एक बार आप वापस से इसको रीड कीजिए, मैं 2 मिनट में फिर आपसे जुड़ता हूं और हम शुरू करेंगे हमारा अगला कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। फाइनल कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद एसिड बेस की तीनों डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। याद रखो यहाँ एसिड बेस की डेफिनेशन किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए ये आपको क्लियर होनी चाहिए। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, अभी तक जो दोनों साइंटिस्ट आपने पढ़े आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड लोरी, दोनों ने एसिड को डिफाइन करते हुए प्रोटॉन की बात की। दोनों ही कह रहे थे कि जो प्रोटॉन को डोनेट करता है ना वो एसिड है। लेविस ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पलट दिया। लेविस ने प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन पे बात की और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करने के बेसिस पर क्या किया, एसिड और बेस को डिफाइन किया। अब आपको एक चीज तो पता है बेटा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इट मींस जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नेचर अपोजिट है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रोटॉन डोनेट करना पसंद करता है वो इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करना पसंद करे। तो जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट। तो अब तक प्रोटॉन डोनर कौन थे, एसिड थे ना। तो लेविस के अकॉर्डिंग एसिड कौन है, उल्टा कर दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और बेस क्या कर रहे थे ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो लेविस के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डोनर बन जाएंगे। यानी जो प्रोटॉन डोनर थे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर थे वो इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाते हैं। तो प्रोटॉन डोनर कौन थे, प्रोटॉन डोनर थे एसिड। इट मींस अब एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। देखिए बेटा क्या कहता है लेविस, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट द सब्सटेंसेस व्हिच आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, द सब्सटेंसेस which are electron acceptor are known as acid and the substances which are electron donor are known as bases। तो लेविस के अकॉर्डिंग एसिड कौन है, एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। लेविस के अकॉर्डिंग बेस कौन है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करते हैं। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि लेविस ने अपना कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे दिया और कहा अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट द एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड द बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, समझ गए साहब कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आप कह रहे हैं एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कौन बेटा, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी वही क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अब कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, गेन करता है या शेयर करता है, क्यों करता है, ऐसा मैंने आपको 9th में बताया था। 9th में हमने पढ़ा था ऑक्टेट लॉ। तो ऑक्टेट लॉ भी कोई बात कहता है हमें, क्या कहता है ऑक्टेट्स लॉ, ऑक्टेट्स लॉ ये कहता है 8 हैं तो ठाठ हैं, 8 हैं तो ठाठ हैं। मीन्स जिन एलिमेंट्स के एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। जैसे
हीलियम को छोड़ के बाकी सभी इनर्ट गैसेस हमने 9th में पढ़ी थी, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो हीलियम को छोड़कर इन सभी इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये सब स्टेबल हैं। और आपको मालूम है इनर्ट गैसेस ही ऐसे एलिमेंट हैं जो एटॉमिक फॉर्म में रह सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्टेबल 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी एलिमेंट्स के पास ये नहीं होता, इसीलिए वो क्या करते हैं, आपस में या दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करके वेरियस कंपाउंड बनाते हैं। तो बात समझ गए हम, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो वो स्टेबल होंगे, सही है। तो जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, यानी जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो ही किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेंगे। वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे चल रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। हम कह रहे हैं लेविस के अकॉर्डिंग एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं सर वो एलिमेंट स्टेबल होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने 9th में बताया था जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं 8 से, वो उनको डोनेट करके और ऑक्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश करते हैं। तो आपको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नेगेटिव आयन बनाते हैं, सही है ना। इसी तरह से क्या करते हैं, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। यानी ये सारी केमिकल रिएक्शंस क्यों होती हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी को पाने के लिए। तो लेविस एसिड भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। अभी हम 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में बड़ी बात कर रहे थे कि आरएनएस की लिमिटेशन में भी वो आया था, और उसकी एसिडिक या बेसिक बिहेवियर को हमारा ब्रोंस्टेड डोरी कॉन्सेप्ट भी नहीं समझा पाया था। ये 2 मॉलिक्यूल में आपके सामने लिख रहा था, BF3 और AlCl3। चलिए इन पे डिस्कशन करते हैं। दिख रहा है BF3 में सेंट्रल मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम कौन है, बोरान है इस मॉलिक्यूल का, और इसके चारों तरफ कौन है, F है। कौन है, F है। बेटा 9th में पीरियोडिक टेबल थी और 10th में वापस पीरियोडिक टेबल आएगी। जब इस लेसन के बाद हम 7th लेसन पढ़ने वाले हैं, वहां पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और ये बातें बड़े इजी वे में आपको क्लियर होती चली जाएंगी। फिलहाल ये समझ लीजिए, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको कहते हैं हैलोजन, और ये सभी हैलोजन हमारे पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप में होती है। कौन से ग्रुप में होती है, 17th वर्टिकल कॉलम में होती है, जिसको ग्रुप कहते हैं 17th ग्रुप में होती है। और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सभी के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास, ब्रोमीन के पास, आयोडीन के पास, सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, कहीं से 1 गेन करेगा, ताकि 7 और 1 8 हो जाए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और उसके पास भी 8 वाले ठाट हो जाए, स्टेबिलिटी चलेगा। ओके, तो देखिए बोरॉन, ये फ्लोरीन क्या करती है, यहां पर ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है। हर फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो इनकी बात हो गई कि सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी सबको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए सब क्या करेंगी, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या शेयर करेंगी और बॉन्डिंग कर लेगी। तो इनकी वैलेंसी 1 ही रहेगी जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है। अब सेंट्रल में बी है। बी उसी पीरियोडिक टेबल को जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको 13th वर्टिकल कॉलम दिखेगा। उस 13th वर्टिकल कॉलम में ये एलिमेंट दिखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। 13 में 13th ग्रुप में आपको बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला मिलेगा, मीन्स बी फॉर बोरान मिलेगा।
और आलू कौन है आपका? Al, एल्यूमिनियम है, तो आपको बोरान और एल्यूमिनियम वही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए इस बात को कि बोरान 13th ग्रुप में है, हैलोजन 17th में थे, उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन बता रहे थे सर। बोरान 13th में है तो इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं आपको? 3। तो इस बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखिए क्या होता है। ये फ्लोरीन क्या करती है? बोरॉन से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती है। यहां कर ली, यहां भी कर ली और यहां भी कर ली, शेयरिंग हो गई। जब दो लोग मिलके कोई काम करते हैं ना बेटा, साझा हो गया, सही है, पार्टिसिपेट करके दोनों काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो उस काम पे दोनों का इक्वली क्या है? हक है, अधिकार है। दोनों दोनों अपना अपना कहेंगे उस काम को कि जो इसका है वो उसका भी है, दोनों का रहेगा। तो इट मीन्स वे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्डिंग बन रही है, इसको कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर इस बोरोन का भी हक है और फ्लोरीन का है, तो ये दोनों में काउंट होंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7 तो इसके थे। एक बोरोन से शेयर्ड होके मिल गया, 8 हो गया, यानी फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसा इस फ्लोरीन के साथ भी होगा और ऐसा इस फ्लोरीन के साथ भी होगा। तीनों फ्लोरीन ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। बोरोन की बात करें, बोरोन ने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर बनाया और एक इधर बनाया, 3 बॉन्ड बनाए, तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 की शेयरिंग और हो गई, तो भी इसके पास देखिए क्या हुआ? 2, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6। तो आप समझ जाइए अच्छे से कि BF3 के मॉलिक्यूल में बोरोन 3 फ्लोरीन एटम के साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, बावजूद इसके इस सेंट्रल एटम बोरोन के पास हर बॉन्ड में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, यानी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो क्या करेगा? अभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा और कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा। इलेक्ट्रॉनों का पूरा पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी तो 6 से 8 होंगे, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को पेयर गेन करेगा। तो क्योंकि BF3 में सेंट्रल बोरान एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए किसी दूसरे से ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेवियर करता है, इसलिए ये लेविस क्या है? एसिड है। सेम देखिए बोरान की तरह ही कौन है? एल्यूमिनियम। अभी बोला बैंगन आलू गाजर इन थैला 13 में, यानी एल्यूमिनियम भी 13th ग्रुप में है, मींस इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन है। और देखिए इधर अभी बोला फिर कल बाहर आई आत्मा 17 को, फिर कल बाहर आई आत्मा 17 को, 17 को, तो चाहे इनमें से कोई भी हो, सभी के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो जैसे फ्लोरीन के 7 थे, क्लोरीन के भी कितने हैं? 7। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के चारों तरफ कौन आ गया? क्लोरीन। हर क्लोरीन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं आप? 7। तो सभी क्या करेंगी? अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगी? शेयरिंग, और क्या कंप्लीट कर लेगी? अपना ऑक्टेट। ये देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहां भी कंप्लीट हो गया, यहां भी कंप्लीट हो गया। कह दिया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, इसलिए इधर देखिए अब क्या देखने को मिल रहा है? एल्यूमिनियम के पास 2, 2, 4 और 2, 6। तो जैसे BF3 में बोरोन के पास सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास भी शेयरिंग करने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये क्या करेगा? कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का एक पेयर एक्सेप्ट करेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। और लेविस कह रहे हैं जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेंगे वो क्या बन जाएंगे? लेविस एसिड बन जाएंगे। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा कि अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और लेविस एसिड की तरह कौन बिहेव करेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल
जिनमें बॉन्डिंग के बाद भी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वो क्या करते हैं, लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए BF3 भी एसिड है और AlCl3 भी एसिड है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव किया है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन एक तो वो रखेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दूसरा आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनसे पॉजिटिव चार्ज वाले भी अफेक्शन रखते हैं। जिन पर नेगेटिव चार्ज है उनसे पॉजिटिव चार्ज वाले भी क्या रखते हैं, अफेक्शन रखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले भी अफेक्शन रखते हैं, यानी जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो याद रहे, लेविस एसिड किस किस को कहेंगे, एक तो वो जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जैसे BF3 AlCl3। दूसरे वो इलेक्ट्रॉन को अफेक्शन रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और हमने पढ़ा है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो नेगेटिव से अट्रैक्शन कौन रखेगा, जिस पर खुद पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव आयंस है वो कौन से हो सकते हैं, Na+, Mg2+, Al3+, ये पॉजिटिव आयन है। ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर इनसे अपोजिट चार्ज है। क्लियर, ये बात किसकी होगी बेटा, लेविस एसिड की। अब आपके कुछ कंपाउंड और थे जिनके एसिडिक बिहेवियर को हम नहीं समझ पाए थे, CO2, SO2, NO2। तो आपके सिलेबस में लेविस का जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट में है बेटा, आगे आप पढ़ेंगे 11th में, अगर आप साइंस लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां आप सीख लेंगे इस बात को कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉली बॉन्डिंग होती है, मोर देन वन बॉन्ड्स एटम्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो जिनमें एटम्स के बीच में मोर देन वन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये बॉन्डिंग होती है, यानी दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड ना होकर कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड्स है। तो जिनमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं ना इस तरह से मॉलिक्यूल्स में, वो भी किसकी तरह बिहेव कर जाते हैं, मल्टी बॉन्डिंग वाले एसिड की तरह बिहेव कर जाते हैं। तो ये CO2 में भी है, ये SO2 में भी है, ठीक है, और ये NO2 में भी है, ये भी इस तरह से बिहेव करता है साहब आपका। तो ये सब आपके क्या है, लुईस एसिड हैं। फिलहाल हम अपने 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही बोलेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, या ऐसे आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब बात करते हैं लेविस बेस की, उसको समझते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा समझ में आया या नहीं। ये लीजिए, लेविस बेस कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, यानी ये कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। बेटा डोनर बनता कौन है, किसी को कोई चीज देता कौन है, जिसके पास खुद का काम निकालने के बाद कुछ बच जाए, वो ही डोनर बनता है। सही है भाई, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं मेरा काम बड़े आराम से चला सकता हूं, उसके बाद मेरे पास पैसे बचेंगे तो मैं डोनेट करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास मेरा काम चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या मैं किसी को डोनेशन करूंगा? नहीं, मैं कहीं डोनेशन नहीं करूंगा। इट मीन्स लेविस बेस कौन बनेंगे, वो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें बॉन्डिंग करने के बाद सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाते हैं। लेविस एसिड में तो क्या था, बॉन्डिंग करने के बाद भी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे थे। BF3 में बोरोन के पास 3 थे, तीनों की बॉन्डिंग कर ली थी। AlCl3 में Al के पास 3 थे, तीनों की बॉन्डिंग कर ली थी। तो कोई लॉन पेयर बचा ही नहीं था। दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर उनको कहते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और लॉन पेयर उनको कहते हैं
जो बॉन्ड बनाने के बाद रह जाते हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको लॉन पेयर कहते हैं। इट मींस जिन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर होंगे वो उन लॉन पेयर को डोनेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करते हुए लेविस बेस बन जाएंगे। जैसे देखिए अमोनिया, अमोनिया का सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। अमोनिया का सेंट्रल एटम कौन है बेटा? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन, फिर वही बात पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ेंगे वापस 7th लेसन में, तो वहां देखेंगे नानी, पापा, आशु सब बीमार 15 को। तो नानी, पापा, आशु सब बीमार 15 को, यानी ये सब कौन से ग्रुप में है? 15th ग्रुप में। जब 17 वाले के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 13 वाले के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 15 वाले के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस अमोनिया में सेंट्रल एटम ये नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर होती है, ये N, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। कौन है इसके साथ दूसरा एलिमेंट? H। 3 H है, 3 तरफ में रख देता हूं तीनों H को। H क्या करते हैं साहब? H आपकी पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में है। हेलिना के अरब से फरमाना 1 को, हेलिना क्या रब से फरमाना 1 को फर्स्ट ग्रुप में है। तो जब 17 वाले के 7 थे, 15 वाले के 5 थे, 13 वाले के 3 थे, तो फर्स्ट वाले के 1 है। तो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ये लीजिए, हाइड्रोजन ने अपने उन 1 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर ली साहब? शेयरिंग। लीजिए लीजिए, हाइड्रोजन के पास क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, आपको मालूम है हाइड्रोजन के बाद हीलियम आती है 2 नंबर पे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने बताया था हीलियम को छोड़ के बाकी सभी इनर्ट गैसेस 8 इलेक्ट्रॉन रखती है और खुद हीलियम भी इनर्ट ही होती है, लेकिन इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, यानी ये हीलियम जैसे स्टेबल हो गए। N को देखें अमोनिया की, 2 2 4 2 6 एंड 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ये देखिए, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? स्टेबल हो गया ना। लेकिन देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद आप क्या देख रहे हैं? इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का ये एक पेयर इसके पास ऐसा है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स का है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसी को कहते हैं लॉन पेयर। यानी अभी भी ये चाहे तो किसी को अपना ये लॉन पेयर डोनेट करके उसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग करने के बाद सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर रह जाए तो ऐसा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है और वो लेविस बेस बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अमोनिया लेविस बेस है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर क्या होता है? लोन पेयर होता है। ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए वाटर, यही तो है आपका वाटर, H2O, इसको वाटर कहते हैं ना। सेंट्रल एटम कौन बन गया? ऑक्सीजन जो बीच में है। तो दोबारा सुनिए इसको, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है? ओ, सलीम, सिलेगा, तेरी, पॉकेट, 16 को। ओ सलीम, सिलेगा, तेरी, पॉकेट 16 को, ये 16th ग्रुप में है। 16th ग्रुप वाले के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 होंगे। 6 वाले को कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन से ये ऐड हो गया। अब 16 वाले के पास 6 है और आप क्या देख रहे हैं? ये 16 वाला एक एक बॉन्ड बना रहा है दोनों तरफ हाइड्रोजन से,
तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन देखो इसके पास बच गए, ये लोन पेयर हो गए, इसके पास 2 लोन पेयर हो गए, पास बच गए। तो हम क्या देख रहे हैं, ये हीलियम बन गया, ये हीलियम बन गया, और हम देख रहे हैं इसको कि इसमें 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें बॉन्डिंग के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए हैं, यानी जो वाटर है उसके ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो अमोनिया की तरह वाटर के पास भी बॉन्डिंग करने के बाद लोन पेयर रह गए हैं, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर लेविस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तो बात को समझ जाइए, क्या लेविस एसिड वो हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम का बॉन्डिंग के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, इलेक्ट्रॉन कम रह जाएं 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। जबकि लेविस बेस वो हैं जिनमें बॉन्डिंग करने के बाद ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही जाता है, लेकिन साथ ही लोन पेयर रह जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करते हैं, जैसे अमोनिया और वाटर, और ये लेविस बेस बन जाते हैं। इसी तरह से आपने कहा कि सर पॉजिटिव आयन है वो क्या है, लेविस एसिड है, तो इसका मतलब जो नेगेटिव आयन है वो क्या है, वो लेविस बेस है। भाई किसी भी आयन पे नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है उन पे तो नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण इन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकते हैं। इसलिए सभी नेगेटिव आयन किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो ये लेविस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गया, जिसने उनके एसिडिक बिहेवियर को भी समझा दिया जिनके पास H+ नहीं थे। तो सिंपल सा था कि लेविस के अकॉर्डिंग एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, एक्सेप्टर, एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन